बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र। आज का विषय है शैक्षिक पत्रकारिता। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा का अर्थ है एक बृहद विश्वव्यापी लौकिक ज्ञान तंत्र की किसी न किसी शाखा के अनुशासन में दक्ष होना। दक्ष मतलब है सक्षम या विशेषज्ञ बनना। इसमें भी शिक्षा के विविध रूप हैं, विभिन्न ज्ञान रूप हैं, परंतु वे सभी एक विराट शिक्षा तंत्र की शाखाएं या प्रशाखाएं हैं। वह विराट शिक्षा तंत्र एक बृहद राजतंत्र का अंग है। यह राज्य अपने विविध संसाधनों को सतत नियमित और व्यवस्थित रखता है। मनुष्य इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। अतः यहाँ शिक्षा का उद्देश्य है मानव संसाधन को राजतंत्र द्वारा निर्धारित व्यापक लक्ष्यों के एक बृहद तंत्र के अंतर्गत करना और नियमित करना, ताकि वे एक श्रेष्ठ नागरिक का अपना कर्तव्य निभाते हुए वांछित मानवीय प्रगति में अपना विशिष्ट योगदान दे सकें। इस प्रकार शिक्षा राष्ट्र, राज्य, नेशन स्टेट के विकास और उससे समस्त नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक प्रशिक्षण का एक माध्यम है। शैक्षिक पत्रकारिता का काम इन समस्याओं के विविध पक्षों को प्रस्तुत करता रहना है और साथ ही शैक्षिक लक्ष्यों को भी समाज के सामने लाते रहना है। यह काम जिस तरह से किया जाएगा उसी प्रकार का उसका प्रभाव पाठकों पर पड़ेगा। अतः शैक्षिक पत्रकारिता श्रम में ज्ञान और शक्ति का एक विशिष्ट रूप है। वह समाज में शिक्षा संबंधी जानकारियों को जिस रूप में सामने रखेगी वैसा प्रभाव उत्पन्न करेगी। वह शासकीय नीतियों की अच्छाई या कमियों दोनों को सामने रखकर सामाजिक विवेक जगा सकेगी। वह श्रेष्ठ शिक्षा की सामाजिक आकांक्षाएं जगाने का कर्तव्य भी कर सकती है। वह शासन तंत्र की सूक्ष्म चाटुकारिता अथवा छिद्रान्वेषण भी कर सकती है। वह शिक्षा को लेकर सामाजिक असहमतियों एवं असंतोष की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकती है। वह शैक्षिक पत्रकार की अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति का भी एक माध्यम बन सकती है। देखिए, अंग्रेजों ने भारतीय समाज को अपने वश में रखने और अपनी इच्छा के अनुरूप सामाजिक रूपांतरण करने के लिए परंपरागत शिक्षा तंत्र का योजनाबद्ध विनाश किया था। मंदिरों आदियों को इस कार्य के लिए मिली भूमि व अन्य संपत्ति छीन ली थी। जो संपत्ति रहने दी उस पर भारी कर ठोक दिए। दान दक्षिणा को भिखमंगापन व ढकोसला प्रचारित किया। वह निंदनीय तथा दंडनीय अपराध बताना शुरू किया। सभी शिक्षकों व वैद्यों, चिकित्सकों तथा शल्य कर्म करने वाले अपने लेखों व पुस्तकों में ब्राह्मण कहना शुरू किया। यद्यपि जनजागरण में उसकी अपनी जाति ही लिखी जाती रही। इसी प्रकार से मुगल जो शासक हैं उन्हें भारतीय शिक्षा को तोड़ने की कोई व्यवस्थित कोशिश कभी नहीं की, किंतु उनके काल में अरबी फारसी की शिक्षा पर अधिक बल देने से दरबारी भारतीयों का झुकाव उधर ही रहा। भारतीय परंपरागत शिक्षा बाकी उन भारतीयों के लिए ही बची रही जो कि पराजित और कमज़ोर हो चुके लोग थे। इसलिए साधनों की कमी के कारण इस परंपरागत शिक्षा तंत्र में टूटन आरंभ हुई। अंग्रेजों ने आकर उसे चरम परिणति तक पहुंचा दिया। आरंभ में जो अकबर थे उनके राजकाल में 1615 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी के रूप में आए टॉमस रो नामक मिशनरी ने अकबर से व्यापार की आज्ञा व ईसाई धर्म प्रचार तथा उस हेतु स्कूल खोलने की आज्ञा प्राप्त की। सन 1680 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदारियां हड़प ली तथा वहां कंपनी के स्कूल भी चलने लगे। इन स्कूलों के विद्यार्थी कंपनी के वफादार नौकर होते थे। 1920 में गांधी जी ने राष्ट्रीय
विद्यापीठों की स्थापना पर बल दिया तथा अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने बुनियादी शिक्षा की विस्तृत रूपरेखा तैयार की। सन 1937 में जब कुछ प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी, तब गांधी जी की शिक्षा योजना पर विचार के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद वर्धा में बुलाई गई। इसमें गांधी जी ने शिक्षा का लक्ष्य स्वावलंबन बताया तथा अंग्रेजी शिक्षा को पर निर्भरता बढ़ाने वाली अशिक्षा कहा। उन्होंने धर्म की अलग से शिक्षा देने को भी व्यर्थ ठहराया और भारतवर्ष के तेजस को निखारने की शिक्षा में ही असली धर्म देखा तथा इसे ही सब धर्मों का सार बताया। गांधी जी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा वही है जो हमारी संतानों को भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और सच्ची स्वदेशी प्रतिभा का प्रतिनिधि बनाए। सन 1938 ईस्वी की हरिपुरा कांग्रेस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में गांधी जी की शिक्षा योजना पर विचार किया गया और उसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। साथ ही